देवरिया की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और उसमें तमाम मजदूर किसान जुटे हुए हैं, माताएं बहनें भी जुटी हुई हैं। ऐसे समय में जो कामगार नेता शिवाजी राय उपस्थित हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि मजदूर आंदोलन की जो चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे पर और राजनीतिक मोर्चे पर क्या क्या चुनौतियां हैं। जब हम मजदूरों के सवाल बात करते हैं और मजदूर आंदोलन की बात करते हैं, तो मजदूर आंदोलन हो, मजदूर वर्ग हो, मजदूर हो, वो स्वयं में उसका रिश्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होता है। कोई क्षेत्र उससे छूता नहीं होता। इसका कारण है कि दुनिया में मजदूर जो है निर्माण करता है और उत्पादन करता है। जब मजदूर निर्माण करता हो, उत्पादन करता हो, तो निश्चित रूप से एक ऐसा सामाजिक प्राणी है, ऐसा एक सामाजिक जीव है या वर्ग है जिससे सभी वर्गों का ताल्लुकात होता है, सबसे उनके ताल्लुक, क्योंकि उत्पादन से संबंध सबका होता है, निर्माण से संबंध सबका होता है और ये दो काम मजदूर करता है। तो मजदूर के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि मजदूर एक ऐसा वर्ग है जो समाज का भी निर्माण करता है, समाज का भी निर्माण करता है और समाज को तमाम बंधनों से मुक्त भी करता है, तमाम बेड़ियों से मुक्त करता है। मजदूर ऐसा वर्ग है जो पूरे समाज को आजादी दिलाता है। मजदूर ऐसा वर्ग है जो पूरे दुनिया को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बातें बिल्कुल क्लियर है। निश्चित रूप से आज चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई है आज की तारीख में, क्योंकि जो सामाजिक राजनीतिक सवाल है, निश्चित रूप से हमारी जो विरोधी शक्तियां हैं, और सीधे सीधे कहा जाए तो मजदूर वर्ग की जो सबसे बड़ी, सबसे विरोधी शक्ति है वो पूंजीवाद है, जिससे मजदूर को सीधे सीधे टकराना होता है। बीच की शक्तियों को पूंजीवाद हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे देश में जातिगत जनगणना, धर्म, जाति ये सब आ रहे हैं। भारत में खास करके जो देखा जाएगा तो धर्म और जाति ये दो बड़े हथियार हैं जो पूंजीवाद के हैं, जो मजदूरों के उस आंदोलन के खिलाफ या मजदूरों के हितों के खिलाफ या कहें तो सीधे जो समाज के खिलाफ वो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसी के माध्यम से डिवीजन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर उसको ध्यान नहीं देते ठीक से या उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो निश्चित ही एक विभाजन हो जाता है जो मेरे अंदर होता है। यदि जाति विभाजन होगा उसी मजदूर वर्ग के अंदर होता है और धार्मिक विभाजन होगा उसी मजदूर वर्ग के अंदर होता है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो किसी जाति और किसी धर्म का होता ही नहीं। उसका विशुद्ध मामला होता है, वो आर्थिक और उसका सवाल होता है और मुनाफा होता है। और वो मुनाफा उसको जब तब मिलता है जो मजदूरों के श्रम का पूरा पूरा शोषण कर ले, श्रम शक्ति को लूट ले और उसके उत्पादन को लूट ले, तब उसका मुनाफा बढ़ता है। और पूंजीपति वर्ग का मुनाफा के सिवाय कोई और चिंतन हो ही नहीं सकता, मैंने उस पर कोई सोच में चीज आ ही नहीं सकती। एक इसका ऐतिहासिक कारण भी है पूरा। एक बात और समझना चाहिए, पूंजीपति वर्ग का कोई देश नहीं होता है और कोई राष्ट्र नहीं होता है। ये देश, राष्ट्र और समाज की जब वो बात करता है तो समझिए कि वो मजदूर वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को वो ठगने की कोशिश करता है, यानी उसको धोखे में रखना चाहता है और धोखे में रख करके उसके उत्पादन को, उसके श्रम को लूट लेता है, उसकी क्षमता को भी लूट लेता है। आज हम मजदूर दिवस है, मई मजदूर दिवस है, तो मजदूर वर्ग जो है अनेकों चुनौतियों को सामना करते आज यहाँ पहुंचा हुआ है। आज एक बार फिर बड़ी चुनौतियां उनके सामने है, जो 200 वर्षों से लगातार लड़ करके पाया था। हम थोड़ा 1 मई मजदूर दिवस के 1 मई 1886 से थोड़ा पहले चलते हैं, जब कार्ल मार्क्स ने और एंगेल्स ने घोषणा पत्र तैयार किया था कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे आराम करेगा और 8 घंटे सामाजिक काम करेगा, अन्य कार्यों में लगेगा, निर्माण कार्य करेगा। इस स्थिति में 1848 में शिकागो से पहले इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। हाँ, चार्टिस्ट आंदोलन एक्चुअल में शुरुआत वहीं से होती है जहाँ औद्योगिकरण होता है और मजदूर स्पष्ट रूप से वही दिखता है
और उसका शोषण भी वही दिखता है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और वो ब्रिटेन से शुरू होता है। इसलिए ब्रिटेन में 1848 में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ उसमें मांग थी 8 घंटे काम की मांग उसमें भी, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 10 घंटे काम का प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कारपोरेट के प्रतिनिधि बहुत ज्यादा थे, उनकी संख्या बड़ी थी, कानून पास होने के बाद वो लागू नहीं हुआ। ये बात आपको बता दें कि जब मजदूर आंदोलन चला रहा था तो उसके पहले से ही महिलाओं के साथ जो बर्ताव होता था कंपनियों के अंदर, और 4 साल के बच्चे भी कंपनी में काम करते थे, आपको हिस्ट्री में मिलेगा। तो मजदूर आंदोलन जो वहाँ चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ वो 8 घंटे काम का, बच्चों के लिए कितने उम्र के बच्चों को काम करना चाहिए, महिलाओं की जो हालत है उनको दिन में या काम कर रात में नहीं काम करना चाहिए, 24 घंटा काम करती महिलाएं। और इसलिए आप देखेंगे 1848 के दौरान उस दौर में यानी 19वीं शताब्दी में आमतौर पर लोगों की जो आयु होती थी वो 20 से 21 साल होती थी। वो फैक्ट्री मजदूर काम करते करते 20 से 21 साल जाते मर जाता था, क्योंकि बचपन से ही काम कराया जाता था। वो जो प्रस्ताव पास हुआ लागू नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सटेंशन है, चार्टिस्ट आंदोलन का वो एक्सटेंशन है जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनने के बाद पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हुई थी मजदूरों पर, और घोषणा पत्र में बहस शुरू हुई जो एक ऐसी किताब है जो दुनिया में पढ़ी गई सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा उस बारे में समझा गया, और पूरे दुनिया में उस किताब में भूचाल आया जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। और उसको मद्दे में रखते हुए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बाद जो दुनिया के मजदूर को नारे दिए गए थे 1886 उसकी परिणति है, अब देखेंगे उसकी। और जिस तरह से मजदूरों पर गोलियां बम चला बरसाया गया, गोलियां चलाई गई, और उन्हीं को सजा के लिए सजा भी दिया गया, उन्हीं मजदूरों को जो आंदोलन कर रहे थे और जो हमले किए थे उनको बचाया गया। न्यायालय में वो चीजें साफ हो गई थी उसके बाद से भी, और एक मजदूर को तो आजीवन कारावास फांसी सजा का बदला भी गया था। ये सब चीजें 8 मजदूर थे, अपने चर्चा भी किया था। ये बात समझना जरूरी होगा। 1 मई 1886 के बाद दुनिया में 8 घंटे काम का रिवाज बना, और दुनिया में कानून बनाया गया, और तमाम सोशल सिक्योरिटी 8 घंटे ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, और जो है यूनिफॉर्म मिलेगा, उसको घर मिलेगा, आवास मिलेगा, संडे मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, साप्ताहिक रेस्ट, ये सारी चीजें तय होने शुरू हुई थी उसके बाद से। और भारत में भी 1948 में उसी के आधार पर जो एक्ट बनाया गया था, लेबर एक्ट बनाया गया था, वो लागू हुआ भारत के अंदर। अब हम और आगे बढ़ते हैं इससे, जो मजदूर का असली काम था और मजदूर आंदोलन काम था और मजदूर राजनीति का पूरा जो काम था कि मजदूरी करते हुए, काम करते हुए समाज का भी निर्माण करे, समाज से अपनों के जोड़े। बीच में जो बाइफरकेट होता है, चीजें होती हैं कि मजदूर समाज से अलग थलग होकर चला गया, क्योंकि कुछ डिमांड ऐसी उसकी शुरू हुई थी कि वो अपनी सुविधा मांगना शुरू किया था, जिसके नाते समाज में भी एक अलगाव पैदा हुआ। जो मजदूर समाज का निर्माण कर रहा था वो धीरे धीरे अपनी सुविधाएं मांगने में ही पूरी ताकत लगा दिया और बड़े बड़े आंदोलन में, जिसके वजह से समाज को अपनी महत्ता को समझा नहीं सका, और जिसके कारण जो है देश के अंदर जो समाज था वो मजदूर को अलग तरह से देखने लगा। ये हमारी जो पूंजीवादी ताकतें थी, जो शक्तियां थी, उसको यह मौका मिला, ये मौका मिला समाज के विभाजन का, उसको मौका मिला धार्मिक आधार पर समाज को लड़ाने का, उसको मौका मिला मजदूरों के बीच फूट पैदा करने का। और आप देखेंगे कि तमाम मजदूरों के राजनीति में विभाजन हुआ, अलग अलग संगठन बने, तमाम संगठन बने देश के अंदर, और जितने संगठन बने उतना मजदूर आंदोलन कमजोर होता चला गया। ये समझना पड़ेगा इसको। और आज जो स्थिति जो बनी, इसीलिए 2020 में कोरोना के दौरान वो 1948 का जो एक्ट है जो मजदूरों का पूरा था, जिसमें हक था, पूरी सोशल सिक्योरिटी थी। और अभी एक बात और थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, देश में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, देश में विज्ञान का विकास हो रहा था, तो मजदूरों ने मांग किया, और तमाम मजदूर संगठनों ने और पार्टियों ने मांग किया, जो वामपंथी पार्टियां थी, कि काम के घंटे कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रम से और टेक्नोलॉजी से मिलकर के जो उत्पादन बढ़ा है, काम बढ़ा है ज्यादा, यदि काम कम समय में ज्यादा हो रहा है तो उसका लाभ पूंजीपति वर्ग को ही क्यों मिलना चाहिए, उसको मजदूर को भी मिलना चाहिए। तो 8 घंटे काम करने के बजाय उसका काम 6 घंटे करना चाहिए। ये डिमांड चली थी कि 6 घंटे काम करो और बेरोजगारी दूर करो। मैंने अगर 8 घंटा काम करते हैं और 6 घंटा का 4 मजदूर 24 घंटा में आ जाएंगे, 8 घंटे काम कर 3 मजदूर होंगे तो 4 मजदूर 1 मजदूर का काम बढ़ जाएगा,
फिर उसको भी काम मिलेगा। बेरोजगारी दूर करने का काम के घंटे कम करके किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन में कमी नहीं आई टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। तो टेक्नोलॉजी विकास हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी के विकास में मजदूरों का ही योगदान है, काम करने वाले का योगदान है, जो श्रम के बदले पैसा लेता है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसका मुनाफा तो कारपोरेट को मिला, लेकिन मजदूर के काम और बढ़ते गए, मैंने मजदूरों का टाइम और बढ़ता गया, वो 12 घंटे काम करने लगा। ये सारी चुनौतियां उसके सामने आई, और जिसके जाति पाति में वो पूंजीपति को स्पेस मिला बांटने का, वो हम ध्यान नहीं दे पाए उसको। हमारा जो संगठन था, हमें जो काम जिस लेवल पर करना चाहिए था, मजदूर संगठनों को इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहिए था, वो पूंजीवादी। आखिर वो क्या कारण थे जिसे आप बता रहे हैं कि मजदूर समाज से अलगाव में आ गया, जबकि मजदूरों का राज रूस में बनता है, चीन में बनता है? तो थोड़ा सा संक्षेप में इस पर भी प्रकाश डालिए कि वो चीजें थी कि मजदूर राज तो अपने हाथ में है, तो जनता से वो अलग थलग कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया अलग थलग कि जो डिमांड कर रहा था अपना, उसने समाज को छोड़ दिया, उसको जोड़ा नहीं उसके साथ कि उनकी भी जरूरतें हैं। मतलब मजदूर समाज में नहीं गया। और आप देखेंगे तमाम स्टेट सेंटरों पर उन मजदूरों को शहर के लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। अब रूस जैसे देशों में तो मजदूर का राज ही है, राज था, लेकिन ये बात तय है कि पूंजीवादी शक्तियां बड़ी थी। रूस में जो समाजवादी सरकार थी, तो दुनिया में पूंजीवादी शक्तियां बहुत बड़ी थी, और ये सारे हमले रूस पर ही हुए थे, क्योंकि जो नाजीवादी जो ताकतें थी तो दुनिया पर हमला किया था। आप देखे होंगे तो सोवियत की जो ताकत थी, हिटलर को कैसे ध्वस्त करने का और उसको दमन करने का, दफन करने का काम जो किया, तो पूरे हिटलर ने पूरे दुनिया को फासिज्म के चपेट में ले लिया था। यहाँ तक कि इंग्लैंड पर भी जो दुनिया में राज करने का जो अधिकारत रखता, मैंने वो अहंकार रखता था, उस पर भी इंग्लैंड में बम गिराया उसने लंदन में। और तब जाकर के इंग्लैंड का भी प्रधानमंत्री और अमेरिका का भी प्रधानमंत्री स्टालिन के पास जाते हैं, और जाते हैं और उनके पैर पकड़ते हैं और कहते तुम ही दुनिया को बचा सकते हो। और स्टालिन ने दुनिया को बचाने का काम किया, तो सोवियत शुरू उसने काम किया है, नहीं तो दुनिया जो फासिज्म के चपेट में आ जाती और दुनिया की स्थिति क्या होती उसकी कल्पना जो है मुश्किल है। ये काम सोवियत ने किया, लेकिन सोवियत की ताकत बढ़ने के कारण पूरे वही लोग जो लोग स्टालिन के पास गए और उन दुनिया को बचाने का गुहार किया, वही लोग फिर लामबंदी होकर के रूस के खिलाफ खड़े हुए। ये पूंजीवादी शक्तियां, इसका मतलब साफ है कि पूंजीवादी शक्तियां कभी भी मजदूर शक्तियों को वो मौका पाने पर छोड़ नहीं सकती है, उनके खिलाफ खड़ी होगी। ये समझना होगा इस बात को। इसलिए दुनिया में, पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो पूंजीवादी शक्तियों के बीच में और समाजवादी शक्तियों के बीच में लड़ाई है। और आज भी ठीक से देखेंगे हमारी चुनौतियां जो बढ़ी हुई है, इसी आधार पर बढ़ी हुई है। तो भारत में जैसे हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, वो पूंजीवादी शक्तियों का ही एक दूसरा रूप कहा जा सकता है। एक्चुअल में क्या है कि पूंजीवाद हमेशा से, आप पूरे जर्मनी के उस हिस्ट्री को पढ़िए, हिटलर के साथ वही पूंजीवादी शक्तियां खड़ी थी। जब 1929 की मंदी के बाद जब दुनिया में विक्षोभ पैदा हो गया पूंजीपतियों के अंदर, तो हिटलर को खड़ा किया था उन लोगों ने। पैसा हिटलर तो एक सैनिक था, हिटलर एक सैनिक था, वो पूंजीपति नहीं था, लेकिन पूंजीपति वर्ग ने हिटलर को खड़ा किया था और फासिज्म का रास्ता अपनाया, ताकि उसी के सहारे ही जब तक जो है फासिस्ट शक्तियों को खड़ा नहीं किया जाएगा, पूंजीवादी शक्तियां सुरक्षित नहीं हो सकती है। और हिटलर को खड़ा करके और जो उन्होंने वहाँ जो विभाजन कराया और जो एक रेस कहा कि तुम जो है बिल्कुल जो है आर्यन सोसाइटी के हो, तुम आर्यन रेस के व्यक्ति हो। भारत में आर्यन रेस की बात हो रही है, यही बात गोलवलकर आर्यन रेस की बात करते हैं। हम तो आर्यन रेस के हैं और देश में आर्यन रेस की सरकार बननी चाहिए हमारी। तो ये सारे जो पिछड़े दलित और जो है, इनको जो मजदूर वर्ग है, इन मजदूर वर्ग को भी वो जातियों में चला गया, मजदूर वर्ग भी जातियों में चला गया और आर्यन को भी रेस को इसका फायदा मिल रहा है आज की तारीख में। लेकिन वो आर्यन रेस के बात कहने वाले कौन है? जर्मनी है और मुसोलिनी है, जो इटली है, दोनों, और दोनों आर्यन रेस की बात करते हैं। तो आर्यन रेस की बात के पीछे जो खड़ा होती है वो पूंजीवादी शक्तियां होती है और उनके मंशा को समझते हैं कि ये समाज को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उनको ताकत देते हैं। इसलिए हिटलर को ताकत दिया लोगों ने, उन पूंजीपतियों ने। और उस युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध के बाद दुनिया के जो पूंजीपति वर्ग है वो उभरे हैं उसके बाद से। तो उनके अपने उभरने का रास्ता ही है कि धर्म और जाति को इस्तेमाल करके ही वो अपने को उभार सकते हैं। संक्षेप में कॉमरेड बताइए, लंबी बात हो गई है,
कि आखिर इस चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे भारत जैसे देश में, वो भी उस पूर्वांचल जैसे देश में जहां जाति धर्म में तो इस कदर बांटा गया हजारों सालों से, और जाति उत्पीड़न भी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। आखिर इनके खिलाफ में ऐसा नहीं है कि केवल उनके वो विचार हैं, वह हकीकत में वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आंदोलन जो चल रहा है तो किसी समाजवादी नेता के ऊपर टायर जला के फेंक देना, उन पे हमला कर देना, मुसलमान है तो उनको गोलियों से पुलिस उड़ा देती है। यहाँ पे आप देखे होंगे बलिया में एक लड़की को आत्महत्या का रूप दिखा दिया गया, दोनों हाथ पीछे से बांधे गए थे। कोई मतलब इस तरह से लगातार निचली जातियों पे हमले जो हो रहे हैं और उसको जाति रूप से ही देखा जा रहा है। लेकिन मजदूर वर्ग को किस रूप में आप संगठित करेंगे ताकि वह इससे ऊपर उठकर और इंसान के हक के लिए और अपने बराबरी के हक के लिए लड़ पाएगा? हम द्वंद्ववादी हैं और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है स्पष्ट रूप से कहता है, और लेनिन ने भी कहा और मार्क्स ने पहले भी कहा, पूंजीपति वर्ग अपना कब्र स्वयं खोदता है। क्रिया का प्रक्रिया न्यूटन का सिद्धांत भी है, क्रिया का प्रक्रिया है। जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो मजदूर जिनके हाथ में काम था वो बेरोजगार हो चुका है, तो जाति में धर्म में कब तक टिका रहेगा? वो टिका नहीं रह सकता है, क्योंकि वही मजदूर वर्ग और वही जो बेरोजगार वर्ग, वही नौजवान वो पूंजीपति वर्ग के साथ खड़ा होगा। और जिनको ये धर्म जाति में बांटे हुए हैं, ये धर्म जाति का तिलिस्म समाप्त हो जाएगा। सिर्फ काम ये है कि उन मजदूर वर्ग को, उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को गोलबंद करने का काम हमारा होता है, और गोलबंद हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वो स्वतः गोलबंद हो जाएंगे, हमारे इंतजार नहीं करेंगे। अमुक आदमी आएगा मेरी गोलबंदी करेगा, वो गोलबंद होंगे, क्योंकि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और हिस्टोरिकल जो है फिलॉसफी है जो है, जो ये काम करती है स्वतः, तो स्वतः गोलबंदी होगी। हमारा काम ये है उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को जिनकी शिक्षा खत्म हो रही है, जिनकी फीस जो है बड़ी ज्यादा बढ़ गई है, जो हमले हो रहे हैं, सारे हमले हो रहे हैं, ये गोलबंदी न होने पाए उसको तोड़ने के लिए हो रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक संभव नहीं है कि कोई पूंजीपति वर्ग है, कोई ऐसी चीज है जो उनको गोलबंदी होने से रोक दे, क्योंकि सबकी जरूरतें हैं। और जो उन्होंने खुद ही डिमांड बढ़ा दिया है, जरूरत बढ़ा दिया है, ये समाज अराजकता की तरफ नहीं जाएगा और पीछे नहीं जाएगा। वो अभी कोई सोचे कि समाज पीछे चला, जैसे उदाहरण आपको दे दूं, आज से 10 साल पहले ये श्री राम सेना वाले, RSS वाले लड़कियों को जींस नहीं पहनने देते थे कि इंस्टीट्यूशन में जींस पहन के नहीं जाएगी, उनकी पिटाई करते थे। आज किसी की हैसियत नहीं है कि लड़कियों को जींस पहनने से रोक दें। आज की तारीख में वो जा रही है जींस पहन करके, वो साइकिल चला के जा रही है, वो मोटरसाइकिल चला रही है, वो हवाई जहाज और ट्रेन चला रही है। मतलब कि जो जितनी भी विरोधी शक्तियां इनकी है, चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, समाज आगे की तरफ जाएगा। ये समाजवाद का ये बिल्कुल मानक है, इसमें कोई पीछे हटने बात नहीं है। अब हम पीछे तो नहीं जाएंगे। उदाहरण में अब बच्चा धोती नहीं पहनेगा, और बच्चा चटैया भी नहीं रखेगा, और बच्चा रामायण भी नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा वेद भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि विज्ञान के साथ हो जाना चाहेगा। और विज्ञान दुनिया के अंदर को बदलता है, उन सारी चीजों को तोड़ता है विज्ञान। इसलिए ये सारी चीजें जो दिख रही है आपको मौके पर दिख रही है, ये खतरनाक है। हम इसको खतरनाक नहीं मानते, क्योंकि हमें विज्ञान के साथ चलना होता है। और वैज्ञानिक भौतिकवाद का यही फार्मूला है कि हम विज्ञान के साथ आगे बढ़ करके इन सारी रूढ़ियों को तोड़ते हैं। ये रूढ़ियां स्वतः खत्म हो जाती है, और जाति धर्म का ज्यादा मुलम्मा जो चढ़ा हुआ है ऊपर से, ये सब समाप्त हो जाएगा। और ये नौजवान जो इनकी नीड है, क्योंकि हमने जो है पूंजीपति वर्ग ने ही उसकी नीड पैदा किया है। उसको मोबाइल दिया है, उसको घड़ी दिया है, उसको लैपटॉप दिया है, उसको AI के दौर में लेके चला गया है। AI के दौर में जब लेके चला गया हो, तब उसको सोचेगा वो पीछे चला जाएगा, और पीछे नहीं जाएगा वो। ये जरूर है कि थोड़े देर के लिए हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव स्वतः भी नहीं होता, केवल हमें वो ताकतें हैं और उसको लीड करना होता है। हमें जो है, और ये लीड जो है समाजवादी शक्तियां कर सकती है, ये कोई पूंजीवादी और मध्यमार्गी नहीं कर सकता। इसको उसके बस में नहीं है कि बीच में खड़ा होकर के लीड कर लेगा उसको, क्योंकि समाज अब सीधे सीधे वामपंथी शक्तियों के साथ, समाजवादी शक्तियों के साथ समाज खड़ा होगा। और आजादी की लड़ाई में भी खड़ा हुआ, आजादी की लड़ाई के बाद भी खड़ा हुआ, जो दुनिया में बदलाव हुआ। और पूरा में देखा, रूस के बाद चाहे चीन हो, वियतनाम हो, क्यूबा हो, ये सारे दुनिया में जो बदलाव हुए, लोग उन वामपंथी शक्तियों के साथ लोग खड़े हुए और बदलाव हुआ दुनिया के अंदर।
वो आज जो है मोटा मोटी कहना चाहिए हमको कि जो वैचारिक लड़ाई देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है, ये आमने सामने है पूंजीपति वर्ग और समाजवादी शक्तियों के बीच में एक बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई आर पार की है और इस लड़ाई को ये मजदूर वर्ग जीतेगा, क्योंकि हमेशा वो जीता है। 1848 से लेकर के और 86 से लेकर के और आज तक मजदूर आया है, वो आगे की तरफ बढ़ा है, वो पीछे नहीं जाएगा। और आज मजदूर दिवस जब मना रहे हैं, उन मजदूर शहीदों को जो 1 मई के जो शहीद हैं, चाटिस्ता आंदोलन के जो शहीद हैं, उन मजदूर तमाम जो लाखों मजदूर जो शहादत दिए हैं समाज को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, दुनिया बनाने के लिए, उन मजदूर शहीदों को आज हम सलाम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे शेयर और लाइक कीजिएगा।